नमस्कार। मैं डॉक्टर कविता मीणा, सहायक आचार्य हिंदी। प्यारे बच्चों, आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या है के बारे में चर्चा करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य में एक लोकप्रिय इतिहासकार, आलोचना सम्राट और निबंध सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। बच्चों, शुक्ल जी पर मैं विस्तृत चर्चा पहले की वीडियो में कर चुकी हूँ, इसलिए आज के इस वीडियो में हम उनके निबंध कविता क्या है के बारे में चर्चा करेंगे। कविता क्या है? यह जो शुक्ल जी का निबंध है, यह एक सैद्धांतिक समीक्षात्मक निबंध है। यह निबंध सन 1909 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। प्रस्तुत निबंध चिंतामणि निबंध संग्रह में संकलित है। कविता क्या है निबंध शुक्ल जी ने अपनी कविता संबंधी मान्यताओं को स्पष्ट करते हुए कविता के पोषण पत्र के रूप में लिखा है। दिलचस्प तथ्य यह है बच्चों कि यह लेख शुक्ल जी ने एक बार न लिखकर कई बार लिखा है। इस लेख में इतनी बार परिवर्तन और परिवर्धन हुआ है कि ऐसा लगता है मानो शुक्ल जी इसे आजीवन लिखते रहे। कविता क्या है? यह शुक्ल जी का एक विस्तृत निबंध है बच्चों, और इस निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता के स्वरूप, उसके महत्व और उसकी आवश्यकता पर विस्तृत विवेचन किया है। कविता क्या है? कविता के बारे में शुक्ल जी का क्या मत है, इसे हम निबंध में उन्होंने जो परिभाषा दी है उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। कविता को परिभाषित करते हुए देखिए, शुक्ल जी ने कहा है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। यानी बच्चों, आप इसे इस तरह से समझिए कि जिस प्रकार मनुष्य की आत्मा सांसारिक प्रपंचों से ऊपर उठकर विराग की स्थिति प्राप्त कर ज्ञानावस्था में पहुंच जाती है, जिसे हम ज्ञान दशा कहते हैं, उसी प्रकार जब मनुष्य का हृदय उसकी व्यक्तिक भावनाओं के जाल से मुक्त होकर समष्टिगत भावनाओं के उन्मुक्त और विस्तृत नभ में विचरण करने लगता है, तब उसे एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है, जिसे रस दशा कहा जाता है। यानी बच्चों, जब मनुष्य अपने निजी स्वार्थ भावना से ऊपर उठकर लोक कल्याण के बारे में, दूसरों की भावनाओं के बारे में सोचता है, तो उसे एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है, जिसे रस दशा कहकर पुकारा जाता है। और कविता का जो संबंध है वो हृदय की इसी मुक्ति से है। हृदय की मुक्त अवस्था को प्राप्त करने के लिए मनुष्य की वाणी कुछ न कुछ शब्द विधान करती आई है। हृदय को मुक्त करने के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है बच्चों, उसी शब्द विधान को कविता कहते हैं। कविता क्या है, इस निबंध में देखिए बच्चों, कविता के स्वरूप पर, कवि का क्या कर्म होता है, कविता के मूल रूप कौन कौन से थे, और कविता का क्या कार्य होता है, कविता का सच्चा रूप कौन सा होता है, कविता किस तरह से हमारे मन में भावों का विस्तार करती है, कविता की क्या आवश्यकता है, इन सभी बिंदुओं पर जो है शुक्ल जी ने इस निबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो उनके विचारों को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो देखिए बच्चों, शुक्ल जी ने कहा है कि कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। कविता मानव जीवन के व्यापकत्व की अनुभूति उत्पन्न करने का प्रयास करती है।
शुक्ल जी ने तो बच्चों यहाँ तक कहा कि कठोर हृदय वाले लोगों को द्रवीभूत करके मनुष्यता के स्वाभाविक धर्म पर लाने का सामर्थ्य कविता में होता है। कविता ही औरों की आवश्यकता की ओर ऐसे कठोर हृदय वाले लोगों का ध्यान आकर्षित करती है और उनकी पूर्ति की इच्छा उन कठोर हृदय वाले लोगों के हृदय में उत्पन्न करती है, ताकि वे दूसरे लोगों की इच्छाओं की पूर्ति कर सके। आचार्य शुक्ल ने कविता का संबंध मनुष्य जीवन से मानते हुए उसी कविता को सच्ची कविता माना है जो मनुष्य के हृदय को मुक्तावस्था में ले जाती है। शुक्ल जी की मान्यता रही है बच्चों कि मनुष्य अपने जीवन में अनेक भावों, विचारों और कार्यों को दूसरों से मिले हुए रूप में देखता है या फिर विरोधी रूप में देखता है। जब तक उसका हृदय इन बातों से बंधा हुआ है या इनसे ऊपर उठकर नहीं चलता, तब तक उसका हृदय मुक्त नहीं है। और इसी से देखिए समाज में राग, द्वेष, घृणा, प्रेम, शत्रुता, मित्रता ये सब जो है चलते रहते हैं। जीवन में अनेक तरह के जो द्वंद्व होते हैं, जो कलह होती है, जो झगड़े और फसाद होते हैं, जो संघर्ष होते हैं, वो मनुष्य के इसी भावों के कारण होता है कि वह अपने बारे में सोचता है। आवश्यकता इस बात की है कि इन सभी भावों से मुक्त कैसे हों। और शुक्ल जी ने देखिए इस अवस्था से मुक्त कराने की भूमिका के रूप में कविता को देखा है। उन्होंने कविता को हृदय की मुक्त अवस्था से जोड़ा है, यानी जब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के बारे में सोचेंगे, समष्टिगत भावों का अनुभव करेंगे, तभी जो है हमारा हृदय उस मुक्त अवस्था में पहुंच पाएगा। और जो कविता होती है वो हमारे हृदय को उसी मुक्त अवस्था तक ले जाने वाली चीज होती है। कविता के मूल रूप के बारे में देखिए, शुक्ल जी ने कहा है कि मनुष्य जाति के वे भाव कविता के मूल रूप हैं जिसका संबंध मनुष्य जीवन के आरंभ से ही है। यानी प्रकृति के जो अनेक रूप हैं, जैसे वन, पर्वत, नदी, नाले, वृक्ष, लता, फूल, पशु, पक्षी, आकाश, ये ऐसे चीर सहचर रूप है प्रकृति के जिनका अस्तित्व मनुष्य के अस्तित्व से पहले से ही है। शुक्ल जी मानते हैं कि इन रूपों में, प्रकृति के जो ये रूप है, इन रूपों में वंशानुगत वासना की दीर्घ परंपरा के प्रभाव से भावों के उद्बोधन की गहरी शक्ति मौजूद होती है। ये जो रूप होते प्रकृति के, ये आज भी मनुष्य जाति की भावनाओं को जगाने में समर्थ होते हैं। इसलिए कविता के मूल रूप में उन्होंने प्रकृति के इन रूपों को देखा है। प्रकृति के जो ये रूप है, वन, पर्वत, नदी, नाले, यही कविता के मूल रूप उन्होंने माने हैं। सभ्यता का विकास और कविता। शुक्ल जी ने बताया है कि जैसे जैसे मनुष्य सभ्यता का विकास होता गया, वैसे वैसे कविता के मूल रूप मनुष्य के अन्य कार्य व्यापारों और रूपों से दबते ढकते चले गए। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया में भावों के साथ साथ बुद्धि का प्रयोग भी बढ़ता चला गया। इसका परिणाम यह हुआ कि क्रोध, घृणा, भय, शोक, रति आदि भावों के विषय मूल रूपों से भिन्न रूप धारण करने लगे। शुक्ल जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि सभ्यता के विकास के साथ साथ भावों के विषयों और व्यापारों में जटिलता आई है। कवि का कार्य, शुक्ल जी की स्थापना है कि बच्चों कि सभ्यता के विकास से मनुष्य भावों के मूल रूप पर जो आवरण पड़ जाता है, कवि इसी आवरण को हटाकर मनुष्य के भावों से सीधा संबंध रखने वाले मूल रूपों का चित्रण करता है, जिससे मनुष्य भावों का मर्म स्पर्शी रूप हमारे सामने आ सके। सभ्यता के विकास के साथ साथ कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी और मूल भावों के रूपों पर पड़े हुए आवरण को हटाने के जटिल काम के बढ़ जाने से कवि का जो कर्म है वो भी कठिन होता चला जाएगा। तो यानी उन्होंने यह माना कि जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता चला जा रहा है, वैसे वैसे जो है कवि कर्म भी कठिन होता चला जा रहा है। कविता में बिंब ग्रहण। कविता के स्वरूप को समझाते हुए देखिए,
शुक्ल जी ने यह बात स्पष्ट कर दी कि काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। और इस बात के लिए उन्होंने उदाहरण भी से भी उन्होंने निबंध में समझाया है। उन्होंने कहा है कि जैसे एक उदाहरण के माध्यम से उन्होंने समझाया है, जैसे रुपए का 1.5 पाव घी मिलता है, तो इस कथन से हमारी कल्पना में तराजू लिए हुए बने का एक बिंब उपस्थित होगा। यानी जो कविता होती है वो भावों का एक मूर्त रूप, एक बिंब हमारे सम्मुख अवश्य पैदा करती है। तो कविता में बिंब ग्रहण की जो शक्ति है वो मौजूद होना जरूरी है। एक बिंब ग्रहण का जो भाव होता है वो कविता में अपेक्षित होता है। कविता और दृष्टि प्रसार, किस तरह से देखिए कविता हमारे मन के भावों का विस्तार करती है, इसके बारे में शुक्ल जी ने क्या कहा है। शुक्ल जी कहते हैं कि कविता भारी प्रकृति से मनुष्य की आंतरिक प्रकृति का सामंजस्य बिठाती है और उसकी भावात्मक सत्ता का विस्तार करती है। इससे मनुष्य स्वार्थ भावना को त्याग कर अपनी भावनाओं का विस्तार करता है। वह प्रकृति सौंदर्य को देखकर आनंदित होता है, दूसरों के सौंदर्य से अपनी कुरूपता का निवारण करता है, दीन दुखियों की पीड़ा को देखकर उसका हृदय पसीज उठता है। शुक्ल जी कहते हैं कि यदि खिले हुए फूलों को देखकर हमारा मन न खिले या किसी मनुष्य का मन न खिले, यदि सुंदर रूप देखकर मनुष्य का मन मुग्ध न हो, यदि दीन दुखी को देखकर हमारा मन नहीं पसीजे, तो ऐसे मनुष्य होने का क्या अर्थ होगा? ऐसे मनुष्य जीवन का फिर क्या अर्थ रह जाएगा? क्या उसमें कोई रस रह जाएगा, कोई आनंद रह जाएगा? तो कविता जो होती है वो हमारे मन के अंदर भावों का विस्तार करती है शुक्ल जी की दृष्टि से। बच्चों, शुक्ल जी ने यह भी बतलाया कि पेड़ पौधे लता ये जो होते हैं ये ऐसे तथ्य और भावों की अभिव्यंजना करते हैं जो बहुत ही मार्मिक और गूढ़ होते हैं। इसलिए कवियों ने पशु पक्षियों और पेड़ पौधों के माध्यम से अनेक प्रकार के मार्मिक तथ्यों की व्यंजना की है। इतना ही नहीं, कवियों ने अपनी दृष्टि का केवल सजीव सृष्टि तक ही सीमित नहीं किया, अपनी दृष्टि को केवल सजीव सृष्टि तक ही सीमित नहीं किया है। भूमि, पर्वत, चट्टान, नाले, समुद्र, आकाश, मेघ, इन सभी में हमें सौंदर्य, माधुर्य, भीषणता, भव्यता, उदारता जैसे भावों की प्रतीति भी करवाई है। जड़ प्रकृति से भी देखिए हमारे भीतर मार्मिक भावों की अभिव्यक्ति होती है। इस तथ्य का विवेचन करते हुए शुक्ल जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि ज्ञान से ही भावों के संचार का मार्ग खुलता है। ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। अतः ज्ञान के साथ साथ आज भावों के विस्तार की भी आवश्यकता है। कार्य और व्यवहार को देखिए किस तरह से वे कविता से जोड़ते हैं। उन्होंने कहा है कि कविता मनुष्य में भावों को जगाकर उसे कर्मण्य बनाती है, भावों का वेग उसके अंदर पैदा करती है और व्यक्ति जो है वो कर्मण्य भाव उसके अंदर पैदा होता है। हाँ, इतना अवश्य है कि कविता को जानने वाला मनुष्य सदैव स्वार्थ बुद्धि और लाभ लोभ से ही परिचालित नहीं होता है, लेकिन इसी बात को स्वार्थ बुद्धि में लिप्त और अर्थ के जो दास व्यक्ति होते हैं वो अकर्मण्यता कहने लगते हैं। मनुष्य को मनुष्यता की उच्च भूमि पर कविता पहुंचाती है। इसके बारे में भी देखिए शुक्ल जी ने स्पष्ट किया है कि जैसे मनुष्य पशु से ज्ञान में उन्नत है, उसी तरह से भावों में भी पशुओं का जो भाव संसार होता है वह अत्यंत सीमित होता है, जबकि मनुष्य की जो भावनाएं होती है वो अपने स्वार्थ संबंध तक ही सीमित नहीं रहती, अपने संबंधियों, पड़ोसियों, देशवासियों और प्राणी मात्र तक से संबंध रखती है। मनुष्य की करुणा केवल मनुष्य जाति तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि पशु पक्षी पेड़ पौधे इन सभी तक विस्तृत रहती है। मनुष्य अपने ही सौंदर्य पर नहीं रीझता, वह दूसरों के सौंदर्य पर भी मुग्ध होता है। इससे मनुष्य स्वार्थ भावना से मुक्त होकर अपने हृदय का विस्तार करता है और मनुष्यता की उच्च भूमि तक जा पहुंचता है। तो यह जो भाव है वो कविता हमारे अंदर पैदा करती है। कविता मनुष्य को
मनुष्य के अंदर भावों का विस्तार पैदा करती है और फिर जो मनुष्य होता है वह मनुष्यता की उच्च भूमि पर पहुंच जाता है। कविता का क्या उद्देश्य होता है, इसके बारे में भी देखिए। शुक्ल जी ने कहा है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन करने तक ही सीमित नहीं होता है। कविता का उद्देश्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामान्य से स्थापन करना भी होता है। वे यह तो मानते हैं कि कविता से मनोरंजन होता है, उससे मनुष्य की चित्तवृत्ति स्थिर होती है, लेकिन कविता का उद्देश्य केवल यहीं तक सीमित नहीं है। इससे तो कविता और विलास सामग्री में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे वाल्मीकि और तुलसीदास जैसे जो महान कवि हुए, इनकी जो कविता है वो मनुष्य जीवन को बहुत गहराई तक प्रभावित करती है। सूरदास, तुलसीदास के जो ग्रंथ है ये केवल मनोरंजन के उद्देश्य से ही नहीं लिखे गए हैं, या इनमें हमें केवल मनोरंजन ही दिखाई नहीं देता। ये जो ग्रंथ है ये चरित्र संशोधन भी इनसे होता है। तो मात्र मनोरंजन या विलास की सामग्री वाल्मीकि और तुलसीदास की ग्रंथ नहीं है। लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसे कवि भी हैं जिन्होंने कविता का उद्देश्य केवल विलास सामग्री तक सीमित कर दिया। जैसे हिंदी साहित्य में अगर बात करें तो जो रीतिकालीन कविता है उसको हम इस उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। कविता में सौंदर्य, इस पर देखिए शुक्ल जी ने स्पष्ट किया कि कविता में केवल वस्तुओं के रंग रूप का ही सौंदर्य नहीं होता, वरन कर्म और मनोवृत्ति का भी सौंदर्य होता है। उसमें उदारता, वीरता, त्याग, दया, प्रेम, उत्कर्ष आदि का जो सौंदर्य है वह कविता के माध्यम से पाठक के समक्ष प्रस्तुत होता है। इसलिए कविता में सौंदर्य भावना विद्यमान रहती है। कविता में चमत्कार, शुक्ल जी ने देखिए कविता में चमत्कार के पक्ष पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जो लोग कविता का उद्देश्य मनोरंजन करना ही मानते हैं वे ही कविता में चमत्कार भी ढूंढा करते हैं, लेकिन जो कविता का उद्देश्य मनोरंजन से अधिक गंभीर मानते हैं वे चमत्कार को न तो पसंद करते हैं न ही चमत्कार मात्र को कविता मानते हैं। शुक्ल जी का यह भी मानना है कि चमत्कार के अभाव में भी कविता की स्थिति संभव है। यदि उसमें किसी भाव की अभिव्यक्ति है तो वह कविता होगी ही। कविता का संबंध सरसता से है, उक्ति वैचित्र्य से नहीं। कविता की भाषा के बारे में देखिए शुक्ल जी ने क्या बात कही है। उन्होंने कहा है कि कविता की भाषा में 4 विशेषताएं उन्होंने बतलाई है कि ये होना जरूरी है। जैसे काव्य की जो भाषा होती है उसमें लाक्षणिकता होनी चाहिए। लाक्षणिकता से कविता में मूर्त विधान आ जाता है। और दूसरी विशेषता शुक्ल जी ने यह बताई कि कविता में इस तरह के शब्दों का प्रयोग होना चाहिए कि वे भावनाओं को मूर्त रूप में रखने में सक्षम हो। काव्य भाषा में संगीतात्मकता भी होनी चाहिए और काव्य भाषा में व्यक्तियों के नामों के स्थान पर उनके रूप, गुण या कार्यबोधक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये कुछ विशेषताएं काव्य भाषा में उन्होंने मानी है। ये काव्य भाषा में ये विशेषताएं होना शुक्ल जी की दृष्टि से उन्होंने आवश्यक बतलाया है। कविता पर अत्याचार, शुक्ल जी की दृष्टि में देखिए बच्चों, उन कवियों ने कविता पर अत्याचार किया है जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कविता का उपयोग किया है। शुक्ल जी मानते हैं कि कविता तो एक पुनीत हृदय की उपज है, इसलिए उसका वही महत्व होता है जो एक देवी के मंदिर में हो। देवी का जैसे एक मंदिर में जो देवी का जो महत्व होता है वही महत्व कविता का होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए कविता का उपयोग करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को देखिए उन्होंने कविता पर अत्याचार करने वाले व्यक्ति माना है। कविता की आवश्यकता, शुक्ल जी ने मनुष्य समाज में कविता का अस्तित्व प्राचीन काल से माना है और उन्होंने माना है कि कविता का जो संबंध है वो मनुष्यता का भाव जगाने का रहा है शुरू से ही। वह मनुष्य हृदय को मुक्तावस्था तक ले जाती है, इसलिए कविता की आवश्यकता
हर युग में रही है और रहेगी। तो देखिए बच्चों, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि इस निबंध में शुक्ल जी ने कविता का क्या स्वरूप होता है, कविता का क्या महत्व होता है, एक कवि का क्या कर्म होता है, कविता किस तरह से हृदय को मुक्तावस्था तक ले जाती है, किस तरह से हमारे मन विभावों का विस्तार करती है, इन सभी पर जो है उन्होंने दृष्टि डाली है और इस अपने भावों का जो है वो इस निबंध में विस्तृत से विवेचन किया है। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आज की इस व्याख्यान के माध्यम से इस निबंध को समझने में आपको सहायता मिलेगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।